दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में दोस्तों आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के सेट 3 को हल करेंगे, जिसमें 40 नंबर के आएंगे, 40 क्वेश्चंस। तो जल्दी से शेयर कर लीजिए जितने भी बोर्ड लिखने वाले हैं, झारखंड बोर्ड। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो जैसे हमने पढ़ा है कि परावर्तन का नियम, तो परावर्तन के दो नियम में ये हम जाने कि आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होते हैं। तो अगर आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि जब किरणें आती हैं तो अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसको आपतन कोण बोलते हैं, और ये किरणें जब परावर्तित हो जाती है जो कोण बनता है परावर्तन कोण होता है। ये दोनों कोण आई और आर दोनों बराबर होते हैं, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अगला प्रश्न है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। जैसा हमें पता है कि जब चाहे वो अवतल हो या उत्तल दर्पण हो, मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, जब इसके समांतर में कोई ये किरणें आती हैं तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है वो कौन सी होती है, वो फोकस होती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा फोकस। अगला प्रश्न है, यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। तो हमें पता है कि फोकस दूरी जो होती है वो त्रिज्या की आधी होती है, r/2। तो यहाँ 54 के आधा कितना हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर। चलिए अगले प्रश्न में जल्द चलते हैं। चौथा प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये कहाँ पे रखा जाता है, वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि हमें पता है जब अवतल दर्पण को लिया जाता है और ये मुख्य अक्ष है, तो ये जब समांतर रेखाएं जाती है, कोई भी यहाँ पे केंद्र पर रखा गया है कोई वस्तु को, तो ये फोकस होके गुजरता है। इधर से जब जाता है तो इधर से होके गुजरता है, तो ये हमारा उल्टा केंद्र पर बनता है। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है। अवतल दर्पण, साइड मिरर नहीं, साइड मिरर में हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए। समतल दर्पण का, सूक्ष्मदर्शी में लेंस लगा होता है। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन सी घटना है। हमें पता है विरल माध्यम और सघन माध्यम में पढ़ा है कि जब कांच से पास किया जाता है हवा से होकर तो माध्यम में बदलाव हो जाता है। तो जैसे ही यह माध्यम बदलता है तो अपना ये विचलित हो जाता है, किरणें विचलित हो जाती है, तो प्रकाश का ये क्या है, अपवर्तन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, परंतु यहाँ निर्वात नहीं दिया है। बर्फ़ है, किरोसिन है, वायु है, हीरा है। तो निर्वात के बाद हमारा अगर आता है तो वायु में प्रकाश की चाल अधिक होती है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा वायु। अगर निर्वात होता तो निर्वात देते हैं। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारा प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच बनता है। 9th नंबर है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, मीटर, सेंटीमीटर, डायोप्टर या मिलीमीटर। तो ये हम क्षमता किस में नापते हैं, डी, डायोप्टर। डी से डायोप्टर लिखते हैं, तो क्या है ये सी, डायोप्टर। अगला प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना लेता है, तो उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई जो हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश बाई बीम की ऊंचाई बट्टा बीम की ऊंचाई। तो जैसा कि प्रतिबिंब या बीम की ऊंचाई कितनी है, 10, और प्रतिबिंब की ऊंचाई बीम की ऊंचाई की 3 गुना, यानी 10 या 30। अगर काटे तो क्या होगा, 10 या 30। हमारा सही उत्तर हो जाएगा 3 गुना। नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। दृष्टिपटल, पहले भी प्रश्नों को देख चुके हैं, रेटिना या दृष्टिपटल। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है। दोस्तों पहले क्या जानते हैं, निकट दृष्टि दोष है क्या। इसमें निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। हमारे आँख का लेंस जो है वो उत्तल लेंस है, लेकिन यहाँ पे जब किरणें आती है तो जो इसका
दृष्टिपटल पर जो इसका प्रतिबिंब बनता है वो यहाँ बनने के अलावा दूर थोड़ा बनता है, लेकिन वो सामने आ जाता है, इसलिए नज़दीक की चीज़ें दिखाई देती है, दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती है। इसी को दूर करने के लिए हम लोग आँख के आगे, आँख तो उत्तल लेंस का रहता है, आगे जो चश्मा लगाते हैं वो अवतल लेंस का लगाते हैं, ताकि ये थोड़ा सा विचलित होकर ऊपर होके ये सही डायरेक्शन में, सही पॉइंट पर इसका दृष्टिपटल में उसका प्रतिबिंब बना सके। तो सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है? सामान्य नेत्र का दूर बिंदु हम कहाँ तक देख सकते हैं? तो ये हमारा अनंत होता है। अगर निकट बिंदु बोलता तो 25 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ क्या बोला है? दूर बिंदु, तो दूर बिंदु हम अनंत तक देख सकते हैं। दिए गए किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है? तो हमें ऊर्जा मिलती है श्वसन के कारण, क्योंकि इसी से खाना का टूटना वगैरह सारा कुछ श्वसन से ही होता है। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती थी? पहले भी देख चुके हैं, नाइट्रोजन गैस। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जंग लगना ये भी देख चुके हैं। संयोजन होता है जब आयरन और ऑक्सीजन एक दूसरे के संपर्क में आता है तो आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है, यानी कि आयरन और ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? दिए गए अभिक्रिया में कौन सा यहाँ पे समीकरण में उपचयन हो रहा है? तो जिंक ऑक्साइड को देखें तो इसमें ऑक्सीजन को खोया जा रहा है और कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। कार्बन बढ़ना, जिस तत्व में कार्बन की संख्या बढ़ रही है उसी में उपचयन हो रहा है। कार्बन में बढ़ रही है तो हमारा सही उत्तर क्या आ जाएगा? कार्बन में उपचयन हो रहा है। प्रश्न है कि दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? सिल्वर नाइट्रेट और जब सोडियम क्लोराइड को रिएक्शन किया गया तो सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड अलग हो गया। तो यहाँ अगर देखें तो सिल्वर एक है Ag, और यहाँ भी उत्पाद में भी एक है, अभिकारक में भी एक है। नाइट्रेट को देखा जाए यहाँ एक, नाइट्रेट यहाँ भी एक, सोडियम एक, क्लोरीन एक, मतलब हमारा संतुलित कौन है? A नंबर, बाकी सब नहीं होगा। अगर देखें तो नाइट्रोजन 2 है यहाँ पे, नाइट्रोजन यहाँ भी 2, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 तिया 6 है, इसलिए हमारा सही उत्तर 1 होगा। अगला प्रश्न है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लौह चूर्ण यानी कि आयरन Fe, जब इसे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ यानी HCl के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो ये हमारा क्या बनाता है? आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। हाइड्रोजन गैस, इसको संतुलित करने के लिए 2 लगा देते हैं, तो यहाँ क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का निर्माण करेगा। अगला प्रश्न है, दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? तो हमें पता है जबकि लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है, जब अम्ल उसमें डाला जाता है नीला लिटमस पत्र में तो वो लाल हो जाता है, नीला से लाल हो जाता है। वहीं अगर हमारा क्षारक डालते हैं तो लाल से नीला हो जाता है। तो कौन सा रंगीय सूचक है? तो लिटमस एक तरह का रंगीय सूचक है। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये SO4 हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये 22 नंबर का भी क्वेश्चन वही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 हाफ H2O। अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है? अगर बात करें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को यहाँ जोड़कर पानी का निर्माण कर रहा है H2O का, जुड़ना क्या कहलाता है? संयोजन। प्रश्न है 24 में, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या ऑक्सैलिक अम्ल? एसिटिक अम्ल ये डंक में पाया जाता है, चींटी वगैरह डंक में। और अगर सिट्रिक अम्ल की बात करें तो हर एक खट्टे फल जैसे कि संतरा, नींबू वगैरह में सिट्रिक अम्ल रहता है, तो यहाँ पूछा हुआ है खट्टा फल, आंसर हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दही में होता है, ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में होता है। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करे तो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो ये विलयन में क्या मिलाने पर ऐसा होता है? कवच क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का रहता है CaCO3, और ये दूधिया कब बनता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो ये रिएक्शन होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तब जाके हमारा कैल्शियम क्लोराइड और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, B नंबर। अगला प्रश्न है 26 में है कि कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका pH मान संभवतः क्या होगा?
नीले को लाल किया जा रहा है, नीले को लाल किया जा रहा है। तो लाल कब होता है? अम्ल में। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। 7 अर्थात उदासीन, 7 से ज़्यादा यानी कि क्षारक। तो क्या उत्तर बच गया अम्ल के लिए? 7 से कम यानी कि 2, सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीबा अपने किस अंग से भोजन का पाचन करता है? अमीबा किस अंग से अपना भोजन का पाचन करता है? यहाँ पहले का प्रश्न क्या था कि अमीबा अपना भोजन किस तरह से अंतःग्रहण करता है यानी पकड़ता है, तो उसमें हमारा उत्तर हो जाता था कुटपाद। लेकिन यहाँ पे क्या है, अमीबा किस अंग से भोजन का पाचन करता है, तो यह हो जाएगा खाद्य रिक्तिका, पाचन करने वाला। पाचन प्रक्रिया में अमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन। निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है? तो पहले भी देख चुके हैं, अमीबा में प्राणी समभोजी पोषण होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ हैं? तो पहले भी देख चुके हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठ हैं? 4 कोष्ठ है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा 4 कोष्ठ। तो सही उत्तर हो जाएगा 4 कोष्ठ, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है? यहाँ क्षारीय होगा, कौन क्षारीय करता है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कणिका या पित्त? तो पित्त करता है। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो पहले भी देख चुके हैं, वृकाणु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता? वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधों से ठंडा हवा आती रहती है और पत्ते भी सूखते हैं, तो जल का अवशोषण और जड़ के पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण को संवहन ऊपरी मुखी गति में, हाँ, ये वाष्पोत्सर्जन के ही कारण होता है। पौधे में ताप का नियमन भी करता है। ये जाइलम में जल की गति को प्रेरक बल भी देता है। ये भोजन का संवहन नहीं करता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि कौन सा एक लिंगी पौधा है? तो पपीता हमारा एक लिंगी आता है। उभयलिंगी में सरसों और उड़हुल वगैरह आता है। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में किस प्रकार का जनन को दर्शाता है? तो यहाँ पे क्या होता है? तो मुकुलन होता है, यहाँ मुकुलन हो रहा है। अगला प्रश्न है कि लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो पहले भी प्रश्न देख चुके हैं, कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन। अगला है कि निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, गर्भाशय या शुक्राशय? मादा मतलब लेडीज, किसमें होता है? गर्भाशय। हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न ही होता है। लगभग का डिपेंडेंट सौर ऊर्जा ही, चाहे हवा वगैरह कुछ कहना हो। तो यहाँ 4 ऑप्शन में कौन सा है जो सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा, हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा, ये भी सौर से ही भूतापीय होता है। पवन ऊर्जा भी, तो नाभिक ऊर्जा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय यानी कि कभी खत्म होने वाला नहीं है। कोयला, सीएनजी, पेट्रोल, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा हमारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आता है। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या कोयला? अगर बात करें, लकड़ी भी हमारा जैव मात्रा से बना है, गोबर गैस भी और कोयला भी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। तो दोस्तों, जितने भी बोर्ड एग्जाम लिख रहे हैं अपने भाई बंधु दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।